उसको ड्रैग, एयर ड्रैग बोलेगा या कोई ड्रैग बोलेगा, और विस्कस फोर्स बोलेगा। और बच्चों इसका इक्वेशन तब लिखोगे md2x अपान dt स्क्वायर बराबर, जब ये ड्रैग होगा तो देखो, जब ड्रैग नहीं होगा तो माइनस kx होगा, और जब ड्रैग होगा तो kx होगा। पहचान, इक्वेशन का पहचान। तो जब ड्रैग नहीं होगा, फ्री होगा, फोर्स्ड होगा तो माइनस kx होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो माइनस kx नहीं होगा, kx होगा। यही पहचान है कि अगर kx कहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पे डैम्पिंग है, और माइनस kx है तो डैम्पिंग नहीं है। यही पहचान है, यही सब पूछता है पेपर में। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, kx, और इसमें पावर किसका हो गया, माइनस bv। जो माइनस में लगा है उसका असर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे किसका असर ज़्यादा हो गया, रजिस्टिव। जैसे आप पढ़ते हैं ना 6 पाई नीटा RV, तो वही bv है। अब हम k नहीं लिखेंगे क्योंकि हम k को यहाँ भी लिखे हैं, तो उसे मैंने bv लिखा है, विस्कस फोर्स। बच्चों ये इसका इक्वेशन हो गया। ये ऐसे इक्वेशन रहेगा तो जान जाओगे ना, इधर वेलोसिटी रहेगा, इक्वेशन ही पूछा जाता है, जान लो। और ये इक्वेशन आप नहीं बता पाएंगे तो कहाँ से नंबर पाओगे, ये सब ध्यान रखना है, यही बात का पेपर है। अब आप यहाँ पे लिखोगे d2x अपान dt स्क्वायर। बच्चों बताना ज़रा, k अपान mx माइनस b अपान m और dx अपान dt। अब d2x अपान dt स्क्वायर प्लस b बाई m dx अपान dt माइनस k बाई mx बराबर 0। ये है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन का। अब डैम्पिंग को पहचानने का तरीका है कि b लिखा रहेगा। अब इसमें d2x भी है, dx बाई dt भी है, और बाकी में dx बाई dt नहीं था। समझ गए? ऐसे ही मेन वो इक्वेशन है, और हम यहाँ तक ले आते हैं। अब बच्चों इसका इक्वेशन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, और आपको उसे डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, x बराबर a नॉट, क्या लिखा है, a नॉट। a नॉट का मतलब है शुरू में कितना एम्पलीट्यूड था। डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, लगातार घटेगा, और अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो एम्पलीट्यूड बढ़ा था, इन्फिनिटी तक गया था, फिर इसके बाद वो आगे जाने पे कुछ कम भी हुआ। इसमें a बराबर a नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस b बाई 2m इंटू टी। यही याद नहीं आता बच्चों को तो एग्जाम में चौपट हो जाते हैं। उनको याद रहता है कि कुछ ऐसा ही था किताब में, लेकिन वो टर्म नहीं याद आता कि वो था क्या। तो क्या था, b अपान 2m। b क्या है, वो जो bv में b लिखा है, और m क्या है, मास। और इसके बाद यहाँ साइन नहीं होता ना, कास होता है। बाकी में क्या होता है, साइन, और फोर्स्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग में क्या होता है, कास होता है। और ओमेगा माने ओमेगा टी, ओमेगा डैश टी, और फेज जो दिया होगा तो प्लस फाई। ये इसका वेव इक्वेशन है। और बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड आया, मेन एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड याद रखेंगे, फोर्स वाले का भी, इसका भी याद रखना है। एम्पलीट्यूड a बराबर आता है a नॉट e पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी। आप जब घर पे जाके पेपर उठाएंगे ना तो ये हर दूसरे साल पूछा है, पूछता है कि t बराबर इस समय पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, या एम्पलीट्यूड इतना है तो t कितना होगा। तो आप इसी से कंपेयर कर लेना। उसमें लिखा जाता है कि टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा। तो टाइम पे बच्चों क्या दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो उसके नीचे लिखो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। लिखते रहो, सुनते रहो, 3-4 बार इसे पढ़ लेना। एम्पलीट्यूड
decreases exponentially with time. एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो एम्पलीट्यूड इसमें डिक्रीज करेगा, और कैसे डिक्रीज करेगा? एक्सपोनेंशियल। तो आपके काम का ये चीज़ आया, दूसरा आया भाई ये वाला, और तीसरा आया ये वाला। और इक्वेशन पहचानने का जिस पे 3-4 बार टिक किया है वो इम्पोर्टेंट है। चौथी बात आती है बच्चों, ग्राफ जरा बना लो। अब देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो लगातार डिक्रीज करेगा, ये लगातार डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे चित्र बना होगा किताब में, ऐसे। एम्पलीट्यूड बच्चों ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाओगे डैम्पिंग है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें तो काम समाप्त हो जाए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डैम्पिंग का। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड घट रहा, भाई घट रहा ठीक है, लेकिन कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसे लिखने जा रहा हूँ 5वें नंबर। चौथे नंबर पे ग्राफ है और 5वें नंबर पे फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश अंडर रूट के अंदर। बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है k/m। अच्छा k/m ओमेगा होता है कि ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर, और हमें ओमेगा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। अब ये k/m और ये b/2m का स्क्वायर, ये टर्म याद होना चाहिए, ये वाला, ये आपको याद ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में कि डैम्पिंग की फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम, और कितना कम? b/2m का स्क्वायर। इसके पहले वाले में भी फ्रीक्वेंसी में क्या था? ओमेगा नॉट था। फोर्स वाले में फ्रीक्वेंसी क्या था? ओमेगा नॉट था। उसमें किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? बॉडी की नहीं, फोर्स की। और इसमें क्या होता है? दोनों का, जो डैम्पिंग फोर्स है वो भी और जो बॉडी है वो भी, वो दोनों का आता है k/m माइनस b/2m का स्क्वायर। क्योंकि इसके इक्वेशन में देखो ओमेगा डैश लिखा हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। इसमें क्या था? ओमेगा डैश। बात समझ आ रही है? तो बच्चों ये बात हो गई, ये भी कहानी ख़त्म हो गई। अब ये 3-4 बात जो आपने अभी लिखा है यहाँ पे, आज ही इसको 2-3 बार पढ़ लेना, और एक कॉपी में इसको पेज में अलग से लिख के जब खाली रहें तो रोज़ देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो ये 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में आप गलत करके आएंगे, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम बच्चे इसे गलत करके ही आए हैं। वो याद ही नहीं रहता, इतना सब पढ़ते रहते इसे भूल जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं तो उनको याद आता है कैसे कुछ था, पूरी बात नहीं याद आती। और ये सब कोई पढ़ाया नहीं है, कोई पढ़ाता है नहीं, ये हम ही बताते हैं और कोई नहीं बताता होता था। बाकी बोलते हैं देख लो किताब में लिखा है कुछ। अब उस किताब को पढ़ना होता तो फिर टीचर के पास क्यों जाता? अब उसको सिंपल ऐसे याद रखो, किताब मत देखना, आप नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। अब इतनी बात समझ गए बच्चों? अब वेव ऑसिलेशन सब समाप्त। चलिए आपका RTS जो है 24 वाला फिनिश हो गया। हाँ जब भी है, मतलब हमने अपना 24 जान के ख़त्म कर दिया। पहले 24 ही था ना, उसके बाद डेट एक्सटेंड हो गया। हम अपने टाइम पे ही चलते हैं कि जब 24 को था तो उसके हिसाब से मैंने मैनेज करके सही कर दिया, देखिए एक दिन पहले ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो गया। अब चलो अगला वाला बात शुरू करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
अब चलो थोड़ा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, शुरू कर देते हैं। चलो 10 मिनट में इधर उधर की बात कर लें। अब बच्चों जो आपका अगला टॉपिक है, अब ये टॉपिक ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंटिन्यूअस चलेगा और संडे ऑप्टिक्स रहेगा। संडे को 4 घंटे ऑप्टिक्स। हम जिस संडे को टेस्ट नहीं रहेगा और हर संडे को टेस्ट रहेगा तो जाने दो, तो भी हो जाएगा, देखेंगे। अभी हमने ऐसा सोचा था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट के दिन हम कोई क्लास नहीं रखेंगे। टेस्ट माने टेस्ट, वही करोगे तो सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब चलिए इसे कंटिन्यूअस ही करेंगे, दो चीज़ नहीं शुरू होगा तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पे जो ब्रांच शुरू हो रहा है, इसको सबसे पहले एक लोग थे, उनका नाम था चार्ल्स थैलस। क्या नाम था? चार्ल्स थैलस। ऐसे सुनते जाना, कहीं शुरू होगा चैप्टर। तो जो चार्ल्स थैलस थे, ये इंसान जो था, ये चार्ल्स थैलस, वो क्या कर रहे थे, अपने घर में एक मेज़ थी और लोहे की थी, मेटल थी, और उसको वो साफ़ कर रहे थे, उसको रगड़ रहे थे। और संयोग है कि उधर खिड़की खुला हुआ था, उसमें सनलाइट आ रही थी और वो टेबल पे पड़ रही थी। देखो, कोई न कोई तरीके से रिसर्च शुरू हो जाते हैं। कोई न कोई, आप अगर सच्चे होंगे तो आपके जीवन में एक ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ से आप बहुत तेज़ी से पूरे देश में छा जाएंगे। अब उसे आप पकड़ पाते कि नहीं, यही तो है ना। लोग कहते हैं ना कि सबके जीवन में अवसर तो आते हैं, उसने उसे जान पाया कि नहीं जान पाया। अब जो अलर्ट रहता है, जो ऑनेस्ट रहता है, वो जान जाता है, और जो नहीं है वो नहीं जान पाता। तो अब इनके जीवन में भी ऐसी घटना हो गई। ये टेबल को साफ़ कर रहे थे और सनलाइट टेबल पे गिर रही थी, आ रही थी। इन्होंने जब साफ़ कर लिया और इसके बाद फिर उन्होंने देखा तो जो पार्टिकल्स थे डस्ट वाले, वो बड़ा स्पीड से टेबल पे आने लगे। उन्होंने देखा कि बड़े स्पीड से आने लगे और थोड़ी देर तक आते रहे। इसके बाद फिर से वो पार्टिकल आने का क्रम बंद हो गया। फिर उन्होंने साफ़ किया, फिर वही घटना हुआ। तो इनके दिमाग में आया कि यहाँ पे मैं जो भी टेबल पे कर रहा हूँ, तो टेबल के मटेरियल में एक प्रॉपर्टी आ जा रही है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो डस्ट को खींच रहा है। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और उस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को जिस देश के वो थे, जिस गांव के थे, वहाँ पे उसे कहा जाता था इलेक्ट्रिका। उसे क्या कहा जाता? इलेक्ट्रिका का मतलब है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब था। उसे इलेक्ट्रिका कहा गया। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब इस मटेरियल में एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिका का मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फिर वो सोचने लगे कि कोई प्रॉपर्टी अगर आया तो उसे लाने वाला तो कोई होगा। अब लाने वाला कौन है? और फिर उन्होंने सोचा कि उसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल को खींचा अपनी ओर, और अगर कोई खींचा तो कौन खींच सकता है? एनर्जी लेस की विथ एनर्जी। एनर्जी जिसमें एनर्जी ही नहीं है, वो कभी किसी के ऊपर अपना इमेज नहीं बना सकता। एनर्जी जितना हाई होगी उतना ही आप देश में चमत्कार करेंगे। और अगर बुझे बुझे रहेंगे, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो आप पशुओं से भी बेकार होंगे। कोई नहीं पूछने वाला है। दुनिया में बहुत सारा पब्लिक है, कोई पूछने वाला खाली नहीं है। यहाँ एनर्जी और एक्टिवनेस का सारा खेल है, बाकी किसी का खेल नहीं है। तो उन्होंने देखा कि वो जो पार्टिकल तेज़ी से आया,
इसका मतलब जो भी यहाँ जनरेट हुआ उसमें क्या था, एनर्जी, और उस एनर्जी से उसने खींचा। और जहाँ भी एनर्जी होगा वहाँ पे आयन वर्ड यूज किया जाता है। एटम और आयन में क्या अंतर है? एटम में सारी एनर्जी है लेकिन वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, वो नहीं चल सकता, जहाँ रख दोगे वहीं रहेगा। लेकिन अगर उसी एटम को आयन बना दिया जाए तो आयन कभी रुक नहीं सकता और एटम कभी चल नहीं सकता और उसी का आयन कभी रुक नहीं सकता। जब आयन बन गया तो कभी वो रुक नहीं सकता। जैसे कोई इंसान है, कोई काम नहीं करता, दिन रात सोता रहता है, बेकार है, लेकिन अगर उसी को कोई धक्के मार दिया, झटके मार दिया, उसके जीवन में कभी लगा कि मेरे को कमेंट कर दिया और उसको लगा कि मेरे को लोग इग्नोर करते हैं, और अगर वो जग गया उस घटना से तो फिर वो कभी वो सो नहीं सकता, फिर कभी वो रुक नहीं सकता, फिर वो कहाँ तक आगे जाएगा? बस लोग देखते रहें, लोग देखते रहें, और वो आगे बढ़ता रहेगा, वो आयन बन जाता है। तो एटम से आयन बन जाता है। जब एटम से कुछ खींचता है ना, जब कुछ अभाव होता है तभी आयन बनता है। जब तक आपको पेरेंट खिला रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हो, तब तक आयन नहीं बनोगे। जिस दिन वो आपको छोड़ने के लिए कह देंगे कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा कोई मतलब मेरे को नहीं है, तो जा, जो करना है कर, तूने मेरे विश्वास को तोड़ा इसलिए मैं तेरा कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आप जग जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। इसलिए पहले से ही जगे रहो ताकि वो रिलेशन न खराब हो, वो जो ईश्वर जैसी मूर्ति और जो आपके लिए वो जी रहे हैं वो न खराब हो, नहीं तो होना ही होना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ भी एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं? आयन। तो इस इलेक्ट्रिका में क्या है? एनर्जी, और वो क्या कर रहा है? डस्ट को खींच रहा है। इसलिए जो पहला आयन आया उसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रिका का आयन, और उसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन। तो आयन ऑफ इलेक्ट्रिका, ऐसे ही नाम पड़ा। आयन माने एनर्जी का पार्टिकल, तो आयन ऑफ इलेक्ट्रिका। इसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में इसको ग्रीस वर्ड में फिर बदला गया और इसको हम तब से इलेक्ट्रॉन कहने लगे। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है क्या? चार्ज पार्टिकल है ना। तो अब हमने क्या जाना? चार्ज पार्टिकल जाना। इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज पार्टिकल। अब जहाँ भी ये चार्ज पार्टिकल है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब अपना इफेक्ट कैसे दिखाएगा? ये इलेक्ट्रिका कैसे रह सकता है? अब अगर लिखा है इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रिका इन रेस्ट, मतलब चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रिका मतलब बच्चों चार्ज, अब समझें, इलेक्ट्रिका नहीं कहेंगे, चार्ज इन रेस्ट। इसका मतलब चार्ज स्टैटिक, स्टैटिक चार्ज। और अगर ये चार्ज स्टैटिक है तो उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा। चार्ज चलेगा नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आपका पहला वाला पार्ट होगा ये वाला। अब दूसरा लिखते हैं चार्ज इन मोशन, मतलब इलेक्ट्रिका इन मोशन। चार्ज इन मोशन, मोशन माने डायनामिक इलेक्ट्रिका। चार्ज को इलेक्ट्रिका बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डायनामिक इलेक्ट्रिका। और बच्चों जब ये चार्ज चलने लगेगा तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चार्ज अगर मोशन में हो गया तो उस ब्रांच को कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये जो चार्ज मोशन में होगा
चार्ज इन मोशन या डायनामिक चार्ज इन मेटल, मतलब चार्ज तो डायनामिक है, लेकिन कहाँ पे डायनामिक है? मेटल के अंदर की मेटल के बाहर है। तो डायनामिक चार्ज इन मटेरियल, मटेरियल मेटल कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों डायनामिक चार्ज है लेकिन मटेरियल के अंदर है, और जब मटेरियल के अंदर है तो उसे हम कहेंगे, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिका, अगर वो चल रहा तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिका का मतलब है, प्रॉपर्टी माने सिटी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सिटी। कोई भी सिटी का नाम उसकी प्रॉपर्टी से ही पड़ा है। जैसे इसके पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद, तो कोई प्रॉपर्टी रही होगी। अकबर को यही शहर सबसे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अकबर विद्वानों के बीच रहना चाहते थे और ये विद्वानों का शहर ही था। भरद्वाज जैसे लोग यहाँ पे थे। ये विद्वान का ओरिजिनल शहर ही है, यहाँ विद्वान ही रहते थे। बीरबल यहीं के थे। बीरबल का घर झूंसी में था। झूंसी में एक उल्टा किला है, तो झूंसी में उल्टा किला है, उसमें बीरबल रहते थे। और गंगा जी किनारे यहाँ पे जो एयर शो हुआ था वो वाला किला, उसमें अकबर रहते थे। अकबर और बीरबल आमने सामने रहते थे। तो ये अकबर का शहर है और विद्वानों का गढ़ था। और अकबर को सबसे ज़्यादा, हर इंसान को अपना धर्म बड़ा प्रिय होता है, तो अकबर का धर्म इलाही धर्म था, इसलिए इसका नाम पड़ा इलाहाबाद। तो प्रॉपर्टी से ही नाम पड़ता है, इसलिए सिटी ऑफ इलेक्ट्रिका माने, सिटी माने प्रॉपर्टी। और जब हम इलेक्ट्रिका की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है सिटी ऑफ इलेक्ट्रिका। सिटी ऑफ इलेक्ट्रिका का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में आप दो पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी में मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। नाम समझ में आ रहा है? अब ये चार्ज मोशन में था। किस में था? मटेरियल में। अब अगर हम उस चार्ज को मटेरियल से बाहर निकाल लें, मटेरियल से बाहर निकाल लें चार्ज को, मेटल के अंदर ना रहने दें, उसको निकाल दें, चाहे कैसे भी निकाल दें, चाहे लाइट इंसिडेंट करके निकाल दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, चाहे टेम्परेचर दे के निकाल लें तो थर्मियानिक इमिशन, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड देकर निकाल लें तो फील्ड इमिशन, चाहे पार्टिकल टकरा के निकाल लें तो सेकेंडरी इमिशन। मतलब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराना है। इमिशन का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को मटेरियल के बाहर निकालना है। जब बाहर निकालोगे तो फ्री हो जाएगा, और जहाँ भी फ्री हो गया वहीं पे मैकेनिक्स आ गया। मैकेनिक्स उसी इंसान को आता है ना जो फ्री होता है, एकदम टेंशन फ्री, एकदम मस्त, उसको मैकेनिक्स बहुत आती है। और जहाँ टेंशन बढ़ाया मैकेनिक्स चला जाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे। किसकी मैकेनिक्स पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिका का। तो इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स माने इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी ब्रांच बनी? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका इसमें 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रॉनिक, तब ये ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट, वहाँ तक की बात है। इतना चीज़ आपको पढ़ना है, और एक ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिर जाओ एग्जाम दो, ख़त्म केस। अब यहाँ पे मैं अगला लिखा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। emission of electron from metal surface, from metal surface
इसका मतलब हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स पढ़नी है, मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस ब्रांच का नाम क्या पड़ा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ गए कहानी? ये हुआ, इतनी बात। अभी मैंने चैप्टर का नाम लिखा है 3, अब धीरे धीरे पढ़ाना भी शुरू करूँगा। ये बेसिक फीचर है, दिमाग में ये तो कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, तभी समझ आता है ना। आगे बढ़ाऊँगा बच्चों, 2 मिनट में कोई बात और। अब देखो, चार्ज को हम Q लिखेंगे, कौन सा सिंबल देंगे? Q। और ये चार्ज मान लो Q है और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज Q है। अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और अगर ये चार्ज है, इसमें कैपेसिटी है, तो चल सकता है, मोशन में आ जाए, वेलोसिटी से चलने लगे। अब अगर वेलोसिटी से चलने लगेगा तब इसमें 2 चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है और चलने के कारण मैग्नेटिक चार्ज भी हो जाएगा। तो मैग्नेटिक चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज चलने लगता है। जैसे आपने ज्ञान को स्टोर किया और उसको एक्सरसाइज लगा लगा के उसको चलायमान कर दिया, चलने लगा, आप अपने ज्ञान को अप्लाई करना शुरू कर दिया, हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आपका नेचर क्या हो गया? मैग्नेटिक। मतलब उसको कहते हैं डायनामिक, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल, हाई क्वालिटी का पर्सनालिटी उसे बोलते हैं, जो नॉलेज एक्शन में आ जाए। तो नॉलेज क्या होना चाहिए? नॉलेज इन एक्शन, तभी तो ज्ञान का मतलब है। पता चला बहुत ज्ञानी है लेकिन बोलेंगे चपरासी जैसे ही हैं कि ये है PhD और बोलेंगे चपरासी वाली भाषा, तो फिर वो किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे यही बात है कि नॉलेज इन एक्शन, ये मतलब होता है ज्ञान का। तो बच्चों उसमें मैग्नेटिक चार्ज आ जाएगा, और मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इनटू वेलोसिटी, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल m। तो चार्ज और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएगा। ये आ गया। और अगर ये चार्ज चले लेकिन वेलोसिटी बदलता रहे, बड़ा खतरनाक केस है, वेलोसिटी बदलता रहे, मतलब किसी का नेचर बदलता रहे। अगर किसी का नेचर बदलता रहे ना तो हरदम वो आग लगाता रहता है। आग लगाना समझते हो ना, कि हरदम लड़ाई झगड़ा कराता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ झाम मचाए रहता है, क्योंकि कहीं कुछ बोलेगा कहीं कुछ बोलेगा। अब एक लोगों से कुछ बोला, दूसरे से कुछ बोल दिया, दोनों लड़ गए। बोला कौन बोला? वही बोला था। और अब उसका नेचर क्या है? बदलने वाला। अब बदलने वाले लोग बहुत ख़राब होते हैं, वो हरदम लड़ाई लगाते रहते हैं, उनका काम ही है, उन्हीं को नारद कहते हैं। तो बच्चों ये अगर वेरिएबल है तो आप लोग अब शांति सुनो, अब पढ़ाने दोगे कि हंसते रहोगे। तो इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज तो आया ही, मैग्नेटिक चार्ज तो आया ही, साथ साथ आग लगाने वाली क्वांटिटी भी आया। और इसको तीसरा नंबर क्या कहते हैं? हीट ऑफ रेडिएशन। ये हीट ऑफ रेडिएशन है, जो बिजली चमकता है और फिर बादल गरजता है, वो सब घटना होता है, हीट ऑफ रेडिएशन। इस हीट ऑफ रेडिएशन को जिसने देखा था उसका नाम जानते हो क्या था? लिख देता हूँ, क्रेनकोव
क्रेनकॉव रेडिएशन, उस समय की नारद क्रेनकॉव रेडिएशन बोला जाता है। कभी कभी आता है क्रेनकॉव रेडिएशन क्या है, पेपर में आता है इसलिए लिखवा रहा हूँ। तो हीट ऑफ रेडिएशन, ये क्रेनकॉव रेडिएशन होता है जब चार्ज असलरेट होगा। एक्सरे ऐसे ही जनरेट होती है, असलेशन से ही। जितने भी रेडिएशंस होते हैं सब इसी से होते हैं, असलेशन से, राइट। तो बच्चों अब आज इतना पढ़ लो, बस हो गया, समय भी ख़त्म हो गया। अब कल शुरू करेंगे। चार्ज जान ही गए हो, अब चार्ज की कहानी कल 4 घंटे वाली क्लास है क्या? हाँ, तो कल ये ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर। बड़ा सीक्वेंस से पढ़ाते जाएंगे ना, पूरी कहानी जैसे एक एक अध्याय खत्म करते जाएंगे।